हेलो बच्चों, हम लोग अपनी पिछली क्लास में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़े थे। ठीक है, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि टेलीस्कोप होता क्या है। टेलीस्कोप को हिंदी में कहते हैं दूरदर्शी। यानी अगर हिंदी में आप देख रहे हैं तो आपको इसको क्या लिखना है, दूरदर्शी। दूरदर्शी ऐसे प्रकाशिक यंत्र को कहते हैं जो दूर स्थित वस्तुओं का बड़ा दर्शन कोण हमारे नेत्र पर बनाता है। ठीक है, जो दूर स्थित वस्तुओं का बड़ा दर्शन कोण हमारे नेत्र पर बनाता है। और जब दर्शन कोण बड़ा होगा तो वो प्रतिबिंब भी हमको कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। यानी टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच फॉर्म्स large visual angle of distant objects on our eye so that we can see a large image of that object as compared to naked eye। ठीक है, अब देखिए दूरदर्शी बड़ी चीजों का इमेज ही बताता है। मतलब बड़ी दूरदर्शी आमतौर पे क्या करता है, दूर स्थित वस्तुओं का एक बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब बड़ा नहीं बना रहा बल्कि उस प्रतिबिंब का दर्शन कोण बड़ा बना रहा है। कैसे, उसको नजदीक ला करके। ठीक, दूरदर्शी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल और एक होता है टेरेस्ट्रियल। हिंदी में दोनों को कहते हैं, इसको कहते हैं खगोलीय और इसको कहते हैं पार्थिव। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी ऐसा दूरदर्शी है जिसकी सहायता से हम खगोलीय पिंडों को, जैसे चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए, इन खगोलीय पिंडों को देखने के लिए जिस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल या खगोलीय दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप। और पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए हम लोग जिस टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं पार्थिव दूरदर्शी यानी कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक, दोनों में मेजर अंतर क्या है, दोनों में मेजर अंतर है कि यह वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनाता है। यह वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है, जबकि यह वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए कि पृथ्वी पर स्थित किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें उसे सीधा देखना पड़ेगा। ठीक, नहीं तो वो क्लियर नहीं होगा कि वस्तु क्या है या कैसा है। जबकि जब हम किसी खगोलीय पिंड को देखते हैं तो खगोलीय पिंड आमतौर पे गोल होते हैं, और जब खगोलीय पिंड गोल है तो वो चाहे सीधे बने चाहे उल्टा बने, हमें उसको आराम से वो चीज दिखाई देगी। तो खगोलीय जो दूरदर्शी है वो सामान्यतया वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है। अब हमारे सिलेबस में खगोलीय दूरदर्शी है तो हम सिर्फ खगोलीय दूरदर्शी के बारे में जानेंगे। जो खगोलीय दूरदर्शी होता है वह खुद दो तरह का है, यानी इसके फिर से दो प्रकार हैं। एक है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जिसे हम कहते हैं अपवर्ती दूरदर्शी, और एक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जिसे कहते हैं परिवर्ती दूरदर्शी। ठीक है, refracting telescope is that telescope whose working is based on the refraction of light। यानी ऐसे दूरदर्शी जिसका क्रियाविधि सिद्धांत यानी जिसका कार्य अपवर्तन पर आधारित हो, क्या कहलाएगा, अपवर्ती। यानी जो रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है वो रिफ्रैक्टिंग, और जो रिफ्लेक्शन पर भी बेस्ड हो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। रिफ्लेक्शन पर भी का मतलब कि रिफ्रैक्शन भी हो रहा होगा और रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा। ठीक है ना, यानी अपवर्तन और परावर्तन दोनों हो रहा होगा। तो परिवर्ती यानी परावर्ती, सॉरी परिवर्ती नहीं बल्कि परावर्ती। ठीक है, और रिफ्रैक्टिंग यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। तो हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में देखेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल वाला। तो अब हम आते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर पिक्चरों में या मूवीज में, मतलब या सीरियल्स में या ऐसे ही
साइंस की किताबों में टेलीस्कोप देखा होगा तो कुछ इस तरीके का देखा होगा, ऐसे एक बड़ी सी पाइप रहती है या आमतौर पे एक छोटी सी पाइप है, उसके बाहर फिर एक बड़ी सी पाइप है, ठीक, और इधर लेंस लगा हुआ है और इधर लेंस लगा हुआ है, और ये स्टैंड पे रखा रहता ताकि हम इसको यहां से देख सकते हैं और इसको ऊपर नीचे कहीं भी जहां जिस तरफ देखना है उसको इस तरफ रखते हैं, ठीक है। तो यह वस्तु की ओर है, इसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव, और यह आई की तरफ रहेगा, इसे क्या कहेंगे, आई पीस। हिंदी में कहें इसे कहेंगे नेत्रिका और इसे कहेंगे अभिदृश्यक। क्लियर है ये बात। अब आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, समझिए। क्या होता है कि एक दूरदर्शी यानी कि एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में दो ट्यूब होती है, ट्यूब मेटल की या किसी भी चीज की दो ट्यूब होती है, नली होती है, एक नली चौड़ी है और एक नली पतली है। जो पतली वाली नली है, ठीक, जो पतली वाली नली है और जो चौड़ी वाली नली है, पतली वाली नली कुछ अरेंजमेंट से इस तरीके से सेटअप होती है कि इसे हम आगे पीछे क्या कह सकें, घुमा सकें। तो जिस व्यवस्था से ये सेटअप होती है उसे कहते हैं रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। क्या कहेंगे, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, ठीक है, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, ठीक। ये अब इससे होगा क्या कि जब हम इस रैक एंड पिनियन को घुमाते हैं तो ये ट्यूब आगे पीछे रोटेट होता है, आगे जा सकता है, पीछे आ सकता है, आगे जा सकता है, पीछे आ सकता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपके लिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल पर बेस ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो जब भी पूछेगा रे डायग्राम ही पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो रे डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या क्या चीजें हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यानी कि कौन सा, अपवर्ती दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी। तो अपवर्ती दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस हैं, क्या है, दो कॉन्वेक्स लेंस है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ एंड अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ एंड अपर्चर, ठीक। बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्यों रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का फोकल लेंथ लार्ज रखा जाएगा। वाई द फोकल लेंथ ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज केप्ट लार्ज। फोकल लेंथ लार्ज इसलिए रखा जाता है ताकि जो इमेज बने उसका मैग्निफिकेशन ज्यादा हो, ठीक। और पूछेगा वाई द अपर्चर इज केप्ट लार्ज। तो अपर्चर इसलिए लार्ज रखा जाता है कि ज्यादा लाइट ट्यूब में इंटर कर सके, जिससे हमारा जो प्रतिबिंब यानी इमेज बनता है, दैट इमेज इज मेड अप ऑफ गुड इंटेंसिटी। क्लियर है। अपर्चर ज्यादा इसलिए रखते हैं ताकि नली में यानी ट्यूब में ज्यादा लाइट आ सके बाहर से, और लाइट ज्यादा आएगी तो क्वालिटी ऑफ इमेज यानी कि कह सकते हो इंटेंसिटी ऑफ इमेज अच्छी होगी। और फोकल लेंथ इसलिए ज्यादा रखते हैं ताकि हमारा मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो, ठीक। अब देखिए ध्यान रखना है कि कौन से लेंस यूज हो रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो जब दो लेंस यूज हो रहे हैं तो एक और लेंस होगा ऑब्जेक्ट की तरफ और एक लेंस होगा आई की तरफ। ऑब्जेक्ट की तरफ यानी वस्तु की तरफ जो लेंस है उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव, और नेत्र की तरफ जो लेंस है उसे क्या कहेंगे, आई पीस। ऑब्जेक्टिव को हिंदी में कहते हैं अभिदृश्यक और नेत्रिका कहेंगे आई पीस को। आई पीस को क्या कहेंगे, नेत्रिका कहेंगे, ठीक है।
इन दोनों में अभी हम लोग पीछे इमेज बनाए थे, कौन छोटा था, आर्क वाला, तो इन दोनों में आई पीस का फोकल लेंथ कैसा होता है, स्मॉल होता है। आई पीस का फोकल लेंथ क्या होता है, स्मॉल होता है एज कंपेयर्ड टू द ऑब्जेक्टिव, मतलब वैसे बड़ा रहना चाहिए पर ऑब्जेक्टिव की तुलना में कैसा होगा, छोटा होगा। ये बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो क्या करते हैं कि दोनों लेंसेज को एक दूसरे के कोएक्सियली मतलब समाक्षी रूप से रखते हैं। कैसे रखेंगे, समाक्षी, कोएक्सियली कैसे रखेंगे, कोएक्सियली समअक्षी, एक ही अक्ष पर रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, यह है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस ओ। ऑब्जेक्टिव पर जो पृथ्वी इमेज आ रही है, लाइट आ रही है, वो कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। ऑब्जेक्टिव पे जो लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है। अनंत से आने वाली लाइट कहां पे कन्वर्ज होती है, तो हम लोग को पता है कि अनंत से आने वाली लाइट फोकस पर कन्वर्ज होती है। यानी अगर कोई वस्तु पृथ्वी लेंस से बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है लेंस से, तो उसका इमेज कहां बनता है, फोकस पर बनता है, हम लोग सबको पता है। तो जो लाइट बहुत दूर से आ रही है, ठीक, वो कहां कन्वर्ज होगी, ऐसी जगह कन्वर्ज होगी कि उसका इमेज कहां बने, फोकस पर बने। कहां बने, फोकस पर बने। तो इसका इमेज कहां बना, फोकस पर। यानी ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव का क्या है, फोकल लेंथ है। यानी ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव का क्या है, फोकस है। जो वस्तु अनंत पर रखी हुई है उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, जो वस्तु अनंत पे रखी हुई है उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो पहले यानी अभिदृश्यक ने यानी ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाया है वो कहां बनाया होगा, अपने खुद के फोकल लेंथ पर, यानी अपने खुद के फोकस पर। अब देखिए, जो ये लाइट रेज आ रही है रिफ्रेक्ट होके, मतलब सीधे, ठीक, इसके जस्ट सामने छोटी वाली ट्यूब में क्या लगा होगा, आईपीस लगा होगा, ठीक है। और आईपीस में हम अपनी आंख को कहां रख के देखते हैं, जस्ट उसके पीछे, आईपीस के जस्ट सटा करके। तो ये हमारा क्या हो गया, आई हो गया। इतना क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आंख कहां रख के देखते हैं, एकदम सटा करके। अब देखिए, इन्फिनिटी से लाइट आ रही है इसलिए इसका फोकस कहां बना, फोकस पे। जब भी वस्तु अनंत पर रखी रहेगी उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। जब भी वस्तु अनंत पर रहेगी उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे। फोकस पे बन गया, किसके फोकस पे, तो ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। अब जो प्रतिबिंब अनंत से आ रही थी, जो इमेज बना, वो इमेज कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हाईली डिमिनिश्ड है। पर आंख के नजदीक होने के नाते इसका इमेज थोड़ा सा क्या बनेगा, बड़ा दिखेगा। क्लियर है, थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखेगा एज कंपेयर टू द रियल ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए, ये जो दोनों रेज ऑफ लाइट आई, ये कन्वर्जिंग लेंस पर फिर से क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। तो जहां इसका इमेज बनना होगा वहां पे कन्वर्ज जाएंगी। तो मान लीजिए कि यहां से आप एक लाइन खींच के लाइए, कौन सी लाइन, डॉटेड, जैसे कॉन्वेक्स उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किए थे, ठीक। और आपको जहां इमेज बनाना है, देखिए वैसे बनता है, जहां वहां बनना होगा वहां बनेगा। लेकिन जब आप रे डायग्राम बनाएंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे कि कहां बनना होगा, आप इसको अपने हिसाब से कहीं ऐसी जगह बनाइएगा जहां आप स्पष्ट देख सकते हैं। तो ये लाइन सीधी आनी चाहिए, कोई दिक्कत। और यहां से ये लाइन सीधी आ रही है, यहां से ये लाइन सीधी आ रही है, ठीक है। अब आप इसको सीधे इधर मोड़ दीजिए, इसको सीधे इधर मोड़ दीजिए, ठीक है। इसको सीधे क्या करिए, इधर मोड़ दिए, ठीक।
तो ऑब्वियसली बात है, ऐसे लाइट रे आई, यहाँ आई, कन्वर्ज हुई, यहाँ पहुंची, फिर कन्वर्ज हुई। ये लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आ रही इसलिए सीधे चली गई, लेकिन जब यहाँ पहुंची तो फिर से क्या हुई, कन्वर्ज हुई। तो आपका जो फाइनल इमेज बना वो यहाँ बना, और वो इमेज ऐसा बना है। इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इरेक्ट बना है, इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इनलार्ज बना है, और इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वर्चुअल बना है। ठीक, और इसके कंपैरिजन में इरेक्ट बना, इन्वर्टेड बना है और वर्चुअल बना है। क्लियर? तो हमारा फाइनल इमेज कैसा होगा? फाइनल इमेज होगा, फाइनल इमेज है कैसा? वर्चुअल एंड inverted as compared to final of initial object and converted inverted। तो वर्चुअल है और इन्वर्टेड है, यानी आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बना है, आभासी और उल्टा अंतिम प्रतिबिंब बना है। ठीक, अब वस्तु का नाम ए भी रखे थे पिछले केस में, वही यहाँ पर भी रखेंगे। प्रतिबिंब का नाम ए डैश बी डैश रख सकते हैं पहले प्रतिबिंब का, और दूसरे फाइनल प्रतिबिंब का ए डबल डैश और बी, ए डबल डैश और बी डबल डैश रख सकते हैं। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट का हाइट h, इसका h डैश और इसका s का h डबल डैश रख सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई थी? अब देखिए, अगर हम वस्तु को इन्फिनिटी पे रखते, मतलब वस्तु कहाँ था? इन्फिनिटी पे था। वस्तु कहाँ था? इन्फिनिटी पे था। तो जब वस्तु इन्फिनिटी पे था तो हम जब आंख से देखते तो एंगल ऑफ विजन कितना बनता, विजुअल एंगल कितना बनता? तो देखिए, अगर ये सब इंस्ट्रूमेंट्स ना होते और हमको वस्तु को देखना होता तो हम अपनी आंख को यहाँ सेट करते बिना इंस्ट्रूमेंट के, और यहाँ से सीधे देखते तो हमको क्या बनता? एंगल ऑफ विजुअल एंगल बनता विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो ये हो गया आपका कौन सा एंगल? अल्फा। यानी अगर ये दोनों लेंस हटा दें तो हम अपनी आंख को इस सीधे में यहां से देख सकते हैं और सीधे हमको वस्तु दिखेगा। क्लियर है? बात समझ में आई? अब हमने क्या किया, जहां देख रहे थे वहां से अपनी आंख के बीच में इंस्ट्रूमेंट लगा लिया, तो जो उसका फाइनल इमेज बना वो यहां बना, और उस फाइनल इमेज का हमारी आंख पे जो विजुअल एंगल बन रहा है वो क्या बना? यहां बन रहा है, और उसको लिखते हैं बीटा। आपको ये बात पता है? क्लियर है? बात समझ में आई इतनी? यानी ये हो गया एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, और ये हो गया विजुअल एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट अवर आई। तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। इधर अल्फा निकालें तो ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है लेकिन दूरी भी तो बहुत बड़ी है, तो दूरी बहुत ज्यादा होने के नाते एंगल ऑफ विजुअल एंगल क्या बनेगा? छोटा बनेगा, पर वो दूरी एग्जैक्टली पता नहीं है और हाइट एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए अल्फा इधर से नहीं निकाल सकते। तो उस अल्फा को वर्टिकली अपोजिट वाले कॉन्सेप्ट से इस तरफ से निकाल सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया? अल्फा हो गया। ठीक, बात समझ में आई? क्लियर है? तो यहां देखिए, इस पॉइंट से, इस ए डैश से और इस बी डैश से ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? उससे अल्फा की वैल्यू लगभग इक्वल होगी tan अल्फा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा tan अल्फा। क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत ही छोटी है। छोटी क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, और ये पॉइंट हमेशा कौन सा होगा? ऑप्टिकल, इसका कौन सा होगा? फोकल लेंथ होगा, इसका कौन सा होगा? फोकल लेंथ होगा, तो FO। अब एक चीज और देखिए, कल जब इमेज बन रहा था, यानी कि जब सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोग बनाए थे, तो ऑब्जेक्टिव के द्वारा बनाए गए इमेज को हमने एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया था। किसके लिए? आई पीस के लिए। और वही सेम केस यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि जो ये ऑब्जेक्टिव का इमेज बना है वो आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। तो वो चीज आज भी होगी, ऑप्टिकल सेंटर और आई पीस के फोकस के बीच में बना हुआ है ये ऑब्जेक्ट, ताकि इसका वर्चुअल और इनलार्ज्ड इमेज बन सके।
क्लियर है? ये बात समझ में आई? अब देखिए यहां से यहां तक हो गया VO, और VO बराबर है FO के। VO मतलब इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहां से यहां तक है UE, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट आईपीस, और इस ऑब्जेक्ट से इस इमेज, इस लेंस तक के बीच की दूरी है, इस यानी इस इमेज से इस लेंस के बीच की दूरी है VE, यानी कि इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस। क्लियर है? अब अल्फा तो हम लोग निकाल लिए, tan अल्फा, अल्फा A डैश B डैश डिवाइडेड बाई FO, FO इसलिए क्योंकि ये बेस हो गया। क्लियर है? अब इस ट्रायंगल में देखिए यहां से यहां A डैश और B डैश के बीच में, यानी बेसिकली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक बार ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर का ट्रायंगल कंसीडर करना है और एक बार आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर का ट्रायंगल कंसीडर करना है। तो बीटा इक्वल टू हमारा हो गया tan बीटा, यानी tan बीटा नियरली कितना होगा, tan बीटा, क्योंकि स्मॉल एंगल्स के लिए हमारा थीटा और tan थीटा नियर अबाउट बराबर होता है। कहोगे सर स्मॉल एंगल ऐसे कैसे पता चला? क्योंकि इन दोनों लेंसेज के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो एंगल भी क्या होगा, छोटा। तो बीटा चाहे तो बड़े वाले ट्रायंगल से ले सकते हैं, चाहे तो छोटे वाले से ले सकते हैं, हम लोग छोटे वाले से ही ले लेंगे। तो बीटा कैसे लिखेंगे, tan बीटा परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर है A डैश B डैश और बेस है यहां से लेकर के यहां तक, यानी UE। बात समझ आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक। और हम लोग जानते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, बीटा बाई अल्फा का रेशियो। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो A डैश B डैश A डैश B डैश से कैंसिल आउट हो जाएगा, FO नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, FO बाई UE। तो M का फॉर्मूला आया FO बाई UE, M का फॉर्मूला आया FO बाई UE। और क्योंकि फाइनल इमेज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है, इसलिए यहां क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा। ठीक है, यहां तक की बात कोई दिक्कत? सो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टेलीस्कोप इज गिवन बाय माइनस ऑफ FO डिवाइडेड बाय UE, where FO is the focal length of objective lens and UE is the image object distance of eyepiece। क्लियर? अब अगर UE की वैल्यू पता चल जाए तो M की वैल्यू पता चल जाएगी। तो प्रॉब्लम इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको लेंथ ऑफ ट्यूब निकालना है तो इस लेंस से इस लेंस के बीच की दूरी होगी, यहां से ऑब्जेक्ट के इस इमेज तक के बीच की दूरी को FO लिख सकते हैं और यहां से यहां तक को UE लिख सकते हैं, ठीक है। तो M का जनरल फॉर्मूला क्या है, F माइनस FO बाई UE। M का जनरल फॉर्मूला क्या आया, M इक्वल्स टू माइनस FO बाई UE, ये जनरल फॉर्मूला। और लेंथ ऑफ ट्यूब हो गया FO प्लस मॉड ऑफ UE। मॉड इसलिए लिए हैं ताकि अगर निगेटिव में हो तो वैल्यू ऐड ही करना है, क्योंकि हमको सिर्फ लेंथ निकालना, दूरी निकालनी। क्लियर है? अब देखिए दो स्पेशल केसेस थे, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। दो स्पेशल केस है, कौन कौन से? पहला, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज कहां बना, इंफिनिटी पे। इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बना है तो आंख पर स्ट्रेस आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसे क्या कहेंगे,
रिलैक्स्ड आई की कंडीशन, यानी कंडीशन फॉर रिलैक्स्ड आई, और इसे कहते हैं टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी सामान्य व्यवस्था। यानी अगर आपसे सीधे पूछे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप बताओ, तो इसका मतलब है कि हमें नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी जब रिलैक्स्ड आई है उस केस के बारे में बात करनी है। इसका अर्थ है कि जो फाइनल इमेज बना होगा वो कहाँ बना होगा? इन्फिनिटी पर बना होगा। ठीक है, तो अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बना है तो V ऑफ E कितना हो गया? इन्फिनिटी, यानी आई पी इसका इमेज डिस्टेंस हो गया इन्फिनिटी, माइनस लगा देंगे क्योंकि इस तरफ बना हुआ है। क्लियर है? अब अगर ऐसा है तो लेंस फॉर्मूला लिखिए, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये तो लेंस फॉर्मूला है। आई पीस के लिए सबकी वैल्यू रख देंगे, इसके लिए नेत्रिका वाले लेंस के लिए इसमें सभी की वैल्यू रख देंगे। तो 1 फोकल लेंथ ऑफ आई पीस पॉजिटिव होता है, हमें पता है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कई बार होता है। 1/v कितना आया? इन्फिनिटी, और माइनस 1/u, u की वैल्यू जो भी होगी लेकिन निगेटिव में होगी तो ue। ठीक है, ue की वैल्यू निगेटिव, तो अगर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये जीरो हो गया, सो 1/ue इज इक्वल टू 1/fe, यानी ue इक्वल हो गया किसके? fe के। तो कब इस ऑब्जेक्ट का इमेज इन्फिनिटी पे बनता है? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो। तो ये इमेज इन्फिनिटी पे तब बनेगा जब ये ऑब्जेक्ट आई पीस के फोकस पे रखा हो, जबकि आई पीस का फोकस यहाँ है। तो ऐसा कब होगा? जब हम इस लेंस को पीछे ले जाएंगे एडजस्ट करके रैक एंड पिनियन से। तो जब हम इसको पीछे ले करके जाएंगे तो एफई शिफ्ट होगा पीछे की तरफ, यानी राइट साइड में, और जब एफई शिफ्ट होगा इधर राइट साइड में तो तब तक करेंगे जब तक एफई और एफओ आपस में कोइंसाइड ना कर जाए। इन दैट केस इस लेंस ऑब्जेक्टिव और इस लेंस आईपीस के बीच की दूरी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो हमारे m का फॉर्मूला आ गया, m इक्वल्स टू माइनस FO बाई FE। ठीक, माइनस FO बाई FE। और मैंने आपको कई बार समझाया है कि जब हम रिलैक्स्ड आई के लिए काम करेंगे तो हमारा मैग्निफिकेशन मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा? तो मिनिमम मिलेगा। कैसा मिलेगा? मिनिमम। रिलैक्स होके ज्यादा मैग्निफिकेशन पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं पा सकते। ठीक, अब इस केस में लेंस पीछे गया है, तो लेंस जब पीछे गया तो दोनों लेंस के बीच की दूरी बढ़ गई, तो मैक्सिमम लेंथ हो गया। लेंथ क्या हो गया? मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू होगी FO प्लस FE। इस बार मॉड नहीं लगाने की जरूरत है क्योंकि दोनों लेंस पॉजिटिव ही होते हैं फोकल लेंथ में, दोनों का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो स्मॉल FO प्लस FE, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। क्लियर हो गया? तो ये आपकी कंडीशन फॉर रिलैक्स्ड आई है। ठीक है, मैं नोट दिस फॉर्मूला और टेक स्क्रीनशॉट। डन। Now we have second case, when the final image is formed at nearest point of distinct vision, यानी जब फाइनल इमेज कहाँ बने? नियरेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। जब फाइनल इमेज कहाँ बने? नियरेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो केस 2 हो गया, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियरेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एट नियरेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी स्पष्ट दृष्टि के निकटतम बिंदु पर जब दूरी बने, प्रतिबिंब बने, स्पष्ट दृष्टि के निकटतम बिंदु, स्पष्ट दृष्टि के निकटतम बिंदु पर, स्पष्ट दृष्टि के निकटतम बिंदु पर जब प्रतिबिंब का, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, तब कहेंगे कि ये वाली कंडीशन। और ऐसे स्थिति में आंख के सबसे नजदीक होगी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी ये वाला प्रतिबिंब आंख के सबसे नजदीक होगा, और ऐसे केस में हमारी आंखों को कॉन्ट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा।
तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में हमारी आंखें कैसी होंगी, स्ट्रेन्ड होंगी, यानी तनावपूर्ण होंगी। कैसी होंगी, तनावपूर्ण होंगी। तो तनावपूर्ण नेत्र के लिए ये कंडीशन है। ठीक, इस केस में फाइनल इमेज नेत्र के सबसे नजदीक बनना चाहिए, और सबसे नजदीक कब बनेगा, जब कोई चीज हमारे -d पर बने। -d क्या था, नियर पॉइंट था। माइनस क्यों लगा हुआ है, माइनस इसलिए लगा है कि नेत्र के सामने प्रतिबिंब बना है, लेंस के इस तरफ बना है। ठीक, तो माइनस लगा हुआ है। तो अगर हम लेंस फॉर्मूले में आई पीस के लिए लेंस फॉर्मूले में सभी की वैल्यू रखें, तो 1 बाई इसका फोकल लेंथ आई पीस का इक्वल टू 1 बाई -d ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस माइनस 1 बाई निगेटिव में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 बाई यूई का वैल्यू आएगा, 1 बाई यूई का वैल्यू आएगा 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। और अगर हम ये वैल्यू रख दें कहाँ, अच्छा यहां से चाहे तो यूई की खुद की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले ये पस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ये ऊपर चला गया ये नीचे, और उसको रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा एफ ई इंटू डी डिवाइडेड बाई एफ ई प्लस डी, यानी डी प्लस एफ ई, डी प्लस एफ ई। तो अगर मुझे u की ही वैल्यू चाहिए जब इंफिनिटी, जब स्पष्ट दृष्टि के निकटतम बिंदु पर फाइनल प्रतिबिंब बने, तो ये रहा। अब देखिए, अगर हम 1 बाई यूई की वैल्यू यहां पुट कर दें तो हमारा m का फॉर्मूला हो गया माइनस एफ ओ इंटू 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। एफ ओ को अंदर ले जाए तो हो गया माइनस एफ ओ बाई एफ ई प्लस एफ ओ बाई डी। ठीक, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं और चाहे तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, एफ ओ को बाहर ही रहने दीजिए, 1 बाई एफ ई को बाहर ले लीजिए। तो जब एफ ई बाहर चला गया नीचे से, तो यहां हो गया 1 और यहां हो गया एफ ई बाई डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, m का। और ये हम तनाव लेकर के कर रहे हैं ना, तनाव लेकर के देख रहे हैं ना, तो हमारा मैग्निफिकेशन कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। जब हम तनाव लेंगे तो मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलेगा, और जब हम रिलैक्स रहेंगे तो मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन कम होगा। और अगर लेंथ ऑफ ट्यूब निकालना है तो लेंथ ऑफ ट्यूब इक्वल टू क्या था, एफ ओ प्लस यूई, और यूई की वैल्यू क्या है, एफ ई इंटू डी डिवाइडेड बाई डी प्लस एफ ई। ठीक, तो ये हो गया लेंथ, और ये लेंथ हमारा मैक्सिमम होगा कि मिनिमम। जब हम तनाव लेंगे तो मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होगा, जब मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होगा तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी, छोटी होगी, तो मिनिमम। क्लियर है, ये पूरा डेरिवेशन है, कंप्लीट डेरिवेशन है किस चीज का, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का। सारे कंडीशंस मैंने आपको डिस्कस कर दिए। ठीक है, इसको देख लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब दो मेजर क्वेश्चंस हैं, 2-3 मेजर क्वेश्चंस हैं, सवाल कैसे पूछे जाते हैं। एक तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आ सकता है, इस टॉपिक से आपके पेपर में न्यूमेरिकल पूछा सकता है। ठीक है, आज से रेट ऑप्टिक्स का मतलब कंप्लीट होने वाला है, कल तक कंप्लीट होएगा। अब देखिए, सबसे पहले कि वाई फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज केप्ट लार्ज, ऑब्जेक्टिव इज केप्ट लार्ज। क्यों लार्ज रखा जाता है फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव, तो सिंपल सी बात है, m बराबर आया है माइनस एफ ओ बाई यूई। सो टू कीप द मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम,
द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी केप्ट लार्ज। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन पूछता है वाई एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव, एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी अभिदृश्य का द्वारक बड़ा क्यों रखा जाता है? वाई एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज केप्ट लार्ज। अभिदृश्य का द्वारक बड़ा क्यों होना चाहिए? तो इसलिए होना चाहिए so that maximum light, more light can enter into the tube from infinity to get a clear intense image of the object। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा प्रकाश की किरणें हमारे ट्यूब में, नली में आ सकेंगी और उससे क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब का इंटेंसिटी यानी तीव्रता अच्छी होगी। क्लियर है? ठीक। इस दोनों क्वेश्चन के आंसर आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो लिख करके कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है। थर्ड, वाई आई पीस इज केप्ट स्मॉल। वाई आई पीस हैव स्मॉल एपर्चर, हैज स्मॉल एपर्चर। आई पीस का द्वारक छोटा क्यों रखते हैं? ये तो सवाल है। तो देखिए ट्यूब ऐसे बना था, इसको बड़ा इसलिए रखते हैं ताकि इसमें ज्यादा लाइट इंटर कर सके। ठीक। और इसको छोटा क्यों रखते हैं? ताकि जो लाइट यहाँ से इंटर किया, तो हम जब अपनी आंख रखें यहाँ तो सारी की सारी लाइट आंख में आए, तो पता चलेगा लेंस बड़ा है, आपकी आंख छोटी है, तो इमेज इधर से लाइट निकल गया, आपको दिखा ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना है कि वाई द आई पीस हैव स्मॉल एपर्चर सो दैट द ऑल लाइट इंटरिंग इनटू द ट्यूब comes to our eye so that we can see the clear image of the object। क्लियर है? तो इन तीन क्वेश्चंस का आंसर आप अपने लैंग्वेज में अपने कॉपी में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भी बता सकते हैं। ठीक है। अब दिक्कतें क्या क्या हैं? प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? टेलीस्कोप में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे पहली दिक्कत यह है कि लेंस बनता कैसे है? लेंस बनता है ग्लास से। ग्लास को मेल्ट करते होंगे, फिर शेप में बनाते होंगे, और जब शेप में बनाते हैं लेंस के, तो लेंस ठंडा होते समय कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हो सकता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म ना रह जाए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म ना रह जाए। ठीक। अगर लेंस जब लेंस ठंडा होगा तो कांटेक्ट होगा, अलग अलग हिस्से का कॉन्ट्रैक्शन अगर जरा सा भी इधर उधर हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो लेंस के हर पार्ट का पावर अलग अलग होगा, जिससे जो इमेज बनेगी वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होगी, ब्लर्ड होगी या अब्रेटेड होगी। फिर बड़े ऑब्जेक्ट, बड़े साइज के लेंस को होल्ड करना, बड़े साइज के लेंस को होल्ड करना अपने आप में क्या है, प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा होगा, वजन बहुत ज्यादा होगा, उसको होल्ड करने में दिक्कत होगी, और होल्ड भी कर लिए तो उसको घुमा नहीं पाएंगे आसानी। क्लियर है? एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा कि बड़े साइज का जो कलर होता है, बड़ा साइज का जो लेंस होता है, उसमें कलर अब्रेशन होता है। क्या होता है? कलर अब्रेशन होता है, क्योंकि वो मोनोक्रोमेटिक नहीं रह जाता, मोनोक्रोमेटिक नहीं रह जाता। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कॉस्टली होता है, कॉस्टली होता है। और भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं, पर मेजर आपको 3 से 4 डिफिनेशन याद रखनी होंगी। तो अगर आप चाहें तो आप हमारे पास मैसेज करके इससे रिलेटेड एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स ले सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। ठीक है ना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है। आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगली क्लास में जो हम लोग मिलेंगे तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप थोड़ा सा देख लेंगे कि उसका वर्किंग कैसे होता है,
उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं होना है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ने के बाद हमारा पूरा रे ऑप्टिक्स का टॉपिक कवर हो गया है, रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया है। और रे ऑप्टिक्स में से जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग एक रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे 5 वीडियो में। और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम हर टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन क्या कर सकें, कवर कर सकें। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स की तरफ जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।